नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज है भैया जीएस का टेस्ट नंबर 159। लगातार मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ और साथ ही रिवीजन महाकुंभ भी दे रहा हूँ। देखिए अभी हमारा जो शेड्यूल है उसको थोड़ा आप देख लीजिए। मंडे और ट्यूसडे को आपको मिलते हैं उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास प्लस यूके जीके के टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, संडे मंडे और ट्यूसडे को। उसके बाद आपका वेनसडे और थर्सडे जो होता है, वेनेसडे और थर्सडे को आपको मिलती है हिंदी की रिवीजन क्लास और हिंदी के रिवीजन क्लास के साथ साथ हिंदी का टेस्ट, ठीक है। अभी जो हमारा फ्राइडे सैटरडे चल रहा है, फ्राइडे सैटरडे को आपको केवल और केवल जीएस के टेस्ट मिल रहे हैं। रिवीजन क्लास इसकी जल्दी ही शुरू करेंगे, ठीक है। और फिलहाल आपको ये टेस्ट दी जा रही है जिसमें आज जीएस का टेस्ट है 159। तो ये शेड्यूल है। अगर देखिए जीएस की भी रिवीजन क्लास शुरू हो जाती है तो फिर आपका एक फिक्स शेड्यूल बन जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप पहले क्लास करेंगे, फिर आपको ये टेस्ट सीरीज अभी जो मिल रहे हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज रहेंगे। और मैं बता दूं जिन लोगों का लेक्चरर का एग्जाम है, लेक्चरर एग्जाम में जिनका स्क्रीनिंग की परीक्षा है, तो स्क्रीनिंग परीक्षा में भी ये कंटेंट आपका पूरा काम आने वाला है एक्सेप्ट पेडागोजी। केवल पेडागोजी आप खुद से पढ़िए, बाकी यहाँ पे जो हिंदी के टेस्ट मिल रहे हैं, जीएस के टेस्ट मिल रहे हैं, उत्तराखंड जीके के टेस्ट मिल रहे हैं, तो ये सभी आपके स्क्रीनिंग वाले एग्जाम में भी काम आएंगे, ठीक है। तो जो लेक्चरर स्क्रीनिंग का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज हैं, ओके। बाकी आपके कोई भी सवाल वगैरह होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है 9760040434 पे, ओके। बाकी टेस्ट सीरीज पे अभी ऑफर चल रहा है जो हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे चल रहा है यूके ट्रिपल एससी के लिए 100+ फुल लेंथ महाकुंभ टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है, पहली बार जो कि दोनों भाषाओं में आपको मिल रही है। इस पे ऑफर चल रहा है जो कि 20 नवंबर तक है, 50% ऑफ है इस टेस्ट सीरीज में। दिवाली में जो बच्चे नहीं ले पाए थे उनके लिए मैंने फिर से कूपन कोड यहाँ पे लागू करवाया, जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद फिर मैं कूपन कोड इस पे लागू नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी चलिए आप शुरू करेंगे आज का टेस्ट। जीएस का टेस्ट नंबर है आज 159। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन किस संधि के द्वारा दिया था? इनमें से वो कौन सी संधि थी भाई जिसमें भारत ने भूटान के जो इंटरनल मैटर्स होंगे उनमें हस्तक्षेप न करने का प्रॉमिस किया था? तो ये ट्रीटी थी, कौन सी ट्रीटी थी आपको बताना है। तो ये ट्रीटी का नाम था दोस्तों सिंचुला ट्रीटी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंचुला संधि में भारत ने भूटान के जो भी आंतरिक मामले होंगे उसमें हस्तक्षेप न करने का वादा किया था, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश भारत में जेल प्रशासन में सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? देखिए ब्रिटिश प्रशासन से हमारे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो जो समितियां शिक्षा के लिए बनी थी, प्रशासनिक सुधारों के लिए बनी थी, तो इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। इसी में आपका जेल प्रशासन में सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था फेडरल स्ट्रक्चर समिति, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी इसका नाम था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये समिति बनाई गई थी जेल प्रशासन में सुधार के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? तो आप सभी को पता ही है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है भाई, ठीक है, ये हमारा भारत का दक्षिणी भूभाग। दक्षिणी भूभाग में यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार दिखता है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही हमारा भारत का दक्षिणतम यानी कि सदर्न पॉइंट है जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट स्थित है हमारा 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है। 6.4 डिग्री आपका नॉर्थ अक्षांश पे लैटिट्यूड पे है इंदिरा पॉइंट। अच्छे से याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इंदिरा पॉइंट कहां पे है? दक्षिणतम बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार में है। और ग्लोब पर अगर हम इसकी स्थिति देखते हैं तो ग्लोब पर इसकी स्थिति है 6.4 डिग्री आपका नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस क्षेत्र को भारत का हार्ट कहा जाता है? देखिए भारत का हृदय किसको कहा जाता है इसमें बताइए, ठीक है। भारत का हृदय बताना है आपने। तो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, मैं बना रहा हूं मैप, तो चलिए थोड़ा इसको अच्छे से ही बनाते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। प्यारा भारत में हम देखते हैं इधर गुजरात आ गया हमारा ये, फिर हमारे इधर साउथ पार्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नेपाल वगैरह, ये पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। उतना अच्छा बन नहीं पाया, फिर भी मैंने कोशिश की। चलिए तो ये भारत का जो हार्ट है, बीच का स्थल है, हृदय जो होता है बीच में होता है। अब आप इसको
थोड़ा तुक्का भी मार सकते हैं। तो भारत का हार्ट या भारत का हृदय कहा जाता है गंगा के मैदान को, ठीक है। गंगा का मैदान यही तो विस्तृत है ना पूरा, जो गंगा का जो प्रवाह क्षेत्र है ये गंगा का मैदान है पूरा, इसी में सबसे ज्यादा उपजाऊ ये क्षेत्र है, इसमें जो कृषि गतिविधियां सबसे ज्यादा होती हैं, इसलिए इस स्थान को गंगा का मैदान कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था, ठीक है। कौन सा काल था जिसमें आपका दक्कन ट्रैप बना था, जो दक्कन, पूरा दक्कन का नीचे का हिस्सा देखते हैं हम। दक्कन का मतलब ये हमारे जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, जिसमें हमारे सभी नीचे के जो पठार वगैरह हैं वो आ जाते हैं, प्लेट्यू एरिया जो है। और इस ट्रैप का निर्माण हुआ था आपका क्रिटेशियस युग में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिटेशियस इरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्रिटेशियस इरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य पाया जाता है। देखिए अलग अलग हिमालय हैं, आपने पढ़ा होगा, देखिए स्कंद पुराण में भी 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है हमको। ऐसे कुमाऊं हिमालय की मैं बात करूं तो कुमाऊं का जो हिमालय है, अब जो कुमाऊं हिमालय, देखिए हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से लेकर हमारा कुमाऊं यानी कि जो लास्ट हमारा धारचूला क्षेत्र है, जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जाती थी, लिपुलेख के आसपास का एरिया, लिपुलेख से लेकर हमारा हिमाचल तक का एरिया, हिमालय की जो रेंज है, इस रेंज को यहां पर हमारी आती है कौन सी नदी, सतलज नदी, सतलज नदी, और लिपुलेख जो हमारा काला पानी है यहां से निकलती है काली नदी, ठीक है। यानी कि सतलज और काली के बीच में ही विस्तृत है ये हमारा कौन सा, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मालवा के पठार का विस्तार निम्न में से किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में पाया जाता है। तो मालवा का जो पठार है, प्लेट्यू ऑफ मालवा, यह आपको देखने को मिलेगा अरावली और विंध्याचल के बीच में, ठीक है। अरावली और विंध्याचल यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अरावली विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैटेराइट मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए लैटेराइट जो मिट्टी है, भारत में मिट्टी का वर्गीकरण जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो लैटेराइट मिट्टी ज्यादातर हमको देखने को मिलती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में, या हम बोल सकते हैं कि साउथ का जो तटीय एरिया है, साउथ का तटीय एरिया, तमिलनाडु वाला भी, केरला वाला भी, इन तटीय क्षेत्रों में भी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। लैटेराइट जो मिट्टी होती है दोस्तों, इसकी उपजाऊ क्षमता बहुत कम होती है, यानी कि कृषि कार्यों के लिए उतनी उपयुक्त नहीं होती, बट लैटेराइट मिट्टी में काजू बहुत अच्छा होता है, काजू उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, काजू जो ड्राई फ्रूट के रूप में हम यूज करते हैं। इसके अलावा लैटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट वगैरह बनाने के लिए भी बहुत यूज होता है, ठीक है, ईंट वगैरह में। तो इस मिट्टी में लाल रंग इसलिए पाया जाता है क्योंकि लाल रंग, देखिए लाल रंग का घटक जब हम शरीर, मानव ह्यूमन बॉडी भी पढ़ते हैं तो वहां पे हीमोग्लोबिन हम पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन का लाल रंग किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से, यानी क्योंकि लोहे का रंग ही लाल है। तभी तो आपने देखा होगा लोहे में जब भी जंग लगता है, ठीक है, जब भी लोहे का क्षरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका कलर लाल हो जाता है, जंग। तो लोहे के ऑक्साइड की वजह से ही हमारा लैटेराइट मिट्टी भी लाल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोयना परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोयना जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, ये आपका कोयना नदी पर ही है, नदी का नाम भी कोयना ही है, कोयना नदी, और ये आपको देखने को मिलेगी कहां पे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही उत्तर है, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका खनन के जो एरिया हैं, जो भी हमारे लौह अयस्क या जो भी अन्य ओर वगैरह पाए जाते हैं, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, उनके एरियाज दिए गए हैं। दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों को दिया गया है। डाली राजहरा जो है छत्तीसगढ़ में, सही है। बाबा बदून जो है कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। ऊषा जो हमारा क्षेत्र है गोवा में है, बिल्कुल सही है। सिंहभूम जो क्षेत्र है हमारा पश्चिम बंगाल में नहीं है। सिंहभूम जो हमारा क्षेत्र है बहुत पॉपुलर एरिया है झारखंड का, ठीक है, ये झारखंड में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसलिए, झारखंड का एरिया। और मुख्यतः यहाँ पे लौह अयस्क, तांबा, बहुत से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, सिंहभूम में, तो ये झारखंड में ऑप्शन डी हो जाएगा। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 1916 का जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ का, पहला कथन बोलता है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ए के मजूमदार बिल्कुल सही है, ठीक है। इस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दल के नेताओं में पुनः एकता हो गई थी, बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। गरम दल के नेता बोलते थे, भैया ये जो तुम भीख मांग रहे हो अंग्रेजों से, इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा आप सख्त बनो, ये अधिवेशन करने से कोई फायदा नहीं है। गरम दल में मुख्यतः 3 नेताओं का नाम लिया जाता है, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र
पाल जो थे, इनके लीडरशिप में ये बोलता था गरम दल की भैया आप जो है अपने अधिकार लड़ाई से छीनने पड़ेंगे। नरम दल वाले बोलते थे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपने अधिवेशन करेंगे, अंग्रेजों से शांतिपूर्ण वार्ता करेंगे। इसी बीच में इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वैसे कहानी और दूसरी भी है, बहुत लंबी है। तो बाद में 1960 में तो विभाजन हुआ, लेकिन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों की एकता हो जाती है। इस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये स्वीकृति हुई कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा। तो यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन डी तीनों ही कथन सही है इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी इसमें करेक्ट है। हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जिनके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। कौन कौन से हैं पार्ट जिनसे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ठीक है, उत्पन्न होता है? तो ये हमारा देखिए सबसे पहले होता है इसमें मस्तिष्क, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसके अलावा देखिए वृक्क तो इसमें नहीं होता, ठीक है। हृदय जो है ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यकृत इसमें नहीं होता, ठीक है। यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है और हार्ट होता है, किडनी और जो लीवर है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा इसमें। 1 और 3 किसमें? सी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। बहुत न्यूनतम मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो हमें इसलिए फील नहीं होता है, ठीक है। कभी आप देखिए बहुत जो तगड़े योगी वगैरह होते हैं जब वो मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन जब बहुत तगड़े लेवल का होता है तो वहां पर मस्तिष्क में और ज्यादा रेंज बढ़ती है फिर इसकी। और ऐसे हृदय में तो भाई हृदय देखा जाए तो एक हिसाब से इक्विपमेंट की तरह ही तो काम करता है, पंपिंग का काम कर रहा हो, है ना। चलिए, पृथ्वी के क्रोड की चट्टानों का निर्माण निम्न में से किन पदार्थों से मिलकर हुआ है? तो पृथ्वी की जो क्रोड होती है, अर्थ की क्रोड बनी होती है आपकी आयरन और निकिल से मिलकर, ठीक है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें, आयरन एंड निकिल। ऑप्शन ही राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भूकंपीय लहरों में उठने वाली तरंगों में से कौन सी तरंगें सभी माध्यमों से गुजरने में सक्षम होती है? तो जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक की जो भी वेव्स होती हैं, ऐसी कौन सी वेव्स है जो सभी मीडियम्स में जा सकती है, सभी मीडियम्स को पार कर सकती है? ऐसी अर्थक्वेक की कौन सी वेव होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये होती है पी वेव्स। ऑप्शन ही हो जाएगा। पी तरंगे जो होती हैं ये सभी तरह के माध्यमों से गुजर सकती हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे भयानक जिससे सबसे ज्यादा क्षति होती है, सबसे खतरनाक जो भूकंप की तरंगे होती है वो कौन सी होते हैं? तो ये होती है सरफेस वेव्स, ठीक है। सतही तरंगे जो होती है सबसे खतरनाक होती हैं, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनता है ये भी। इनमें से कौन सा एक क्रेटर झील का एग्जाम्पल है? देखिए अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तब ये चीजें समझ में आएंगी। क्रेटर झील, जो झीलें होती है ना, अलग अलग प्रकार से इनका निर्माण होता है। जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में बहुत सी झीलें हैं। जैसे कि मैं बात करूं देवरिया ताल है, नैनीताल है, उसके अलावा जो उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो झीलें हैं ये सभी झीलें ग्लेशियर निर्मित झीलें हैं। कैसी झीलें हैं? ग्लेशियर निर्मित झीलें हैं। इसके बाद देखिए हमारा आता है लैगून झील। लैगून झील जो होती है हमारा देखिए समुद्र के साथ सटा हुआ एक ऐसा एरिया जहां पे क्या होता है कि पानी की वजह से एक झील का आकार उत्पन्न होता है, इसको लैगून झील कहते हैं। जैसे कि ओडिशा की चिल्का झील, ये एक लैगून झील का एग्जाम्पल है। ऐसे ही देखिए दोस्तों आपका क्रेटर झील, क्रेटर मतलब ज्वालामुखी कहीं पे फटता है तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण बाद में उस एरिया में झील बनने लगती है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार होगा तो गड्ढा जैसा पड़ जाता है ना आसपास के एरियाओं में, तो गड्ढे पड़ने की वजह से वहीं पे उस गड्ढे में तालाब विकसित होते हैं। इसको क्रेटर झील बोलते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ भी रहा है। ऐसे ही दोस्तों आपका और भी झीलों के प्रकार हैं, जैसे कि नदी द्वारा भी झील बनती है, ठीक है। नदी द्वारा कई बार क्या होता है कि आपका एक झील बनती है जिसको गोखुर झील कहा जाता है। नदी द्वारा जो निर्मित झील होती है उसको गोखुर झील कहा जाता है। तो बहुत से और भी प्रकार हैं झीलों के। क्रेटर झील का एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें टोबा झील। टोबा जो झील है, टोबा लेक, सिचुएटेड इन सुमात्रा। सुमात्रा कहां पे है भाई? आप सुमात्रा है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में स्थित एक झील है टोबा लेक, ठीक है। ये क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। इंडोनेशिया में आपको पता है वैसे बहुत से ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? बताना है आपको कौन सी जनजाति सही सुमेलित है। एक जनजाति, बाकी तो गलत है, एक सही है इनमें से। तो एस्किमो जो है यूरोपियन टुंड्रा प्रदेश, ये तो गलत हो जाएगा। एस्किमो जो है भाई आपकी ये टुंड्रा प्रदेश की ही है, लेकिन जो अमेरिकन टुंड्रा प्रदेश है, अमेरिकन
अमेरिकन का जैसे कि मैं बात करूं, अमेरिकन हिस्से में हम बात करते हैं अलास्का का जो हिस्सा है, अलास्का वाला जो एरिया है, आर्कटिक वाला जो एरिया है, उसमें आपका एस्किमो कहा जाता है। यूरोपियन टुंड्रा प्रदेश में इस जनजाति को लैप्स कहा जाता है या आपका याकूत कहा जाता है। इसके अलावा इसको फिन भी कहा जाता है, फिन। ठीक है, यूरोपियन टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो को लैप्स, फिन या याकूत कहा जाता है। तो पहला तो गलत हो गया। वंतु जो है आपका उत्तरी अमेरिका, ये भी गलत है। गाउचो जो है, गौचो या गाउचो, ये आपकी गौचो जो है दक्षिण अमेरिका की होती है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, जूलू यहाँ पर सही सुमेलित है। जूलू जो जनजाति है वो दक्षिण अफ्रीका की है, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सही सुमेलित पूछ रहा है। तो जूलू जो जनजाति है दक्षिण अफ्रीका की है, सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता का अर्जन कर सकता है किन से? तो देखिए, जो नागरिकता का अधिनियम है 1955, हमारा सिटीजनशिप एक्ट कहा जाता है इसको, 1955। इसमें अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म से रह रहा है तो उसको नागरिकता का अधिकार है। वंश के आधार पर भी उसको नागरिकता का अधिकार है। पंजीकरण के माध्यम से अगर उसको भारत में रहते हुए जो आवश्यक समय होता है, 7 साल से ज्यादा या 10 साल से ज्यादा होता है, उसमें अगर वो रहता है तो उसके माध्यम से भी उसको यहाँ पे आपका सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, उपयुक्त सभी तरीकों से भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। हालांकि जो बीच में कानून आया था, ठीक है, कानून की वजह से आपको पता है बहुत से लोगों पे तलवार लटक रही है, जिसका बार बार सीआईए का विरोध होते रहता है, सीएए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धत है? तो समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार हमारा उद्धत करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 में ये बोला गया कि आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, क्या गरीब क्या अमीर। ठीक है, धर्म जाति वर्ण और वर्ग, इन सभी से परे अनुच्छेद 14 भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई माई बाप नहीं है, कोई गरीब गुरदा नहीं है, सब बराबर है वहां पर। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 14 बोलता है। संविधान ने राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शक्ति दी है कि वह पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उनके लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करी जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, जो ओबीसी है, पिछड़े वर्ग का मतलब यहाँ पे ओबीसी, तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे है जो बोलता है कि पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए जो भी नियुक्तियां होंगी उसमें रिजर्वेशन किया जाए? तो ये बोलता है आर्टिकल 16(4), क्लॉज 4 16 आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 16(4) में ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज भाई जीएस जीके टेस्ट पार्ट 159। यहीं पे सेशन समाप्त होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उसको करेक्ट कर पाऊं। बाकी देखिए, जो बीत गया उस पर नहीं, जो बचा है उस पर ध्यान देना है। यानी कि कहने का मतलब है, अभी तक आपने कितनी तैयारी की, कितने फेलियर, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। आपकी तैयारी कहाँ पे कम है? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का साइकिल बना लो। ठीक है, 1 डे एग्जाम का साइकिल बहुत सिंपल है। काफी लोग देखिए मानते नहीं है मेरी बात, लेकिन इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपका एग्जाम एक ही साल में निकल जाएगा। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का साइकिल है, यहां से आपने शुरुआत करना है। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस को सबसे पहले आपने खत्म करना है। सिलेबस के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपका आएगा क्या? रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। उसके बाद देखिए, रिवीजन जैसे आप करते हैं तो रिवीजन के बाद, रिवीजन के साथ साथ आपने देखना है क्या? पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। उसके बाद जो भी टॉपिक का रिवीजन करते हैं तो उसका लगाना है आपने क्या? मॉक टेस्ट। और यहां पर आपका आ जाता है भैया क्या? फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका फुल लेंथ टेस्ट आपने जरूर लगाना है, प्रैक्टिस सेट। तो ये जब आप साइकिल में, क्योंकि सिलेबस तो एक बार में पूरा हो जाएगा, सिलेबस आपका जब एक बार में पूरा हो जाएगा तो फिर इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा साइकिल बचेगा, केवल बचेगा रिवीजन का। आपको डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन के साथ पीवाईक्यू लगाना है, जो रिवीजन किया उसके मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाओ। और ये साइकिल अगर आपने कंटिन्यू कर दिया, यानी कि रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, रिवीजन, पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और फुल लेंथ पीवाईक्यू वगैरह जो भी मैं बता रहा हूं, ये अगर आपने लगातार किया 2-4 महीने तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जो आप नहीं निकाल पाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आपके पास क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए,
क्वालिटी मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। पीवाईक्यू आपको सभी मुंह जबानी रटे होने चाहिए, कोई भी पीवाईक्यू आपका गलत नहीं होना चाहिए जब भी वो नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जितने भी साल के पेपर हैं यूके ट्रिपल एससी के, यूके पीएससी प्री के, उन सभी पेपरों को आप रट दो भाई, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है जो भी रिवीजन कर रहे हैं, मान लीजिए आज आपने टॉपिक रिवीजन किया झीलें, तो झीलों से संबंधित जो आपका एमसीक्यूज होंगे चैप्टर के बाद उनको आप रिवाइज करो, वो मॉक टेस्ट हो जाता है। चैप्टर से रिलेटेड जो आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट को आप लगाना है। फुल लेंथ का मतलब है पूरा पेपर, जैसे ग्रुप सी का 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 10 रीजनिंग के हैं, 30 जीएस करंट के हैं और 40 उत्तराखंड जीके के हैं। फिर आपने फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन जीएस के हैं, 50 आपके रीजनिंग के हैं। आप इस हिसाब से फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करो, ठीक है। लेकिन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको तब अटेम्प्ट करना है जब आपने सिलेबस खत्म कर दिया है। बिना सिलेबस खत्म किए हुए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ना लगाएं। सिलेबस को एक बार पूरा करें, सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस पूरा होने पर ही आप फुल लेंथ लगाएंगे, इस चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट कब लगाना है, जब आप अपना सिलेबस खत्म कर लेते हो। और बाकी जो टेस्ट है पीवाईक्यू और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, ये आप अपने सिलेबस के साथ भी कर सकते हो ट्राई। सिलेबस जैसे पूरा हो रहा है आप पीवाईक्यू देखते रहो। पीवाईक्यू सबसे पहले देखना भी इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया आता है कि आपका कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछ रहा है और किस हिसाब से मेरे को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा गाइडेंस थी दोस्तों, यहीं पे मैं आप सेशन को समाप्त करता हूं। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में भाई कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। बाकी जहां पर भी आप घूमने जाते हैं उस प्लेस की और अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, इसके लिए भी लोगों को अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करना। आप इतने दूर तक आए हैं तो वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, जो बीत गया उस पर नहीं, जो बचा है उस पर ध्यान दीजिए। सफलता आपके पीछे खड़ी है, बस आपको देखना है उसको कि कैसे उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय देवभूमि।